जापान इस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला हुआ हो। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण जापान में लाखों लोगों की जानें चली गई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे, जो वॉर से हुई बर्बादी के कारण या तो भुखमरी से या फिर बेरोजगारी से अपना दम तोड़ रहे थे। United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Japan is about to attack the United States of America. On Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. इस वॉर में जापान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की सड़कें, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग सबके सब बर्बाद हो गए थे और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जापान फिर से कभी अपने पैरों पर खड़ा भी हो पाएगा। पर सिर्फ अगले 20 सालों में न सिर्फ जापान अपने पैरों पर खड़ा हुआ, बल्कि पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और ईस्ट एशिया का सबसे पहला डेवलप्ड देश भी बना। और जापान की इतनी तेज ग्रोथ को देखकर सुपर पावर अमेरिका भी चिंता में पड़ गया कि कहीं ये जापान फिर से अमेरिका की बराबरी न कर ले। तो चलिए जानते हैं कि जापान ने सिर्फ 20 सालों में ये इकोनॉमिक मिरेकल कैसे अचीव किया। इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। ये ग्राफ शो कर रहा है एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग का जापान की इकोनॉमी में परसेंटेज। आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि 1885 के बाद से ही जापान की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर इंक्रीज होना शुरू हो गया था। अब ये ग्राफ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? दरअसल जापान कोई ऐसा देश नहीं है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अचानक से उभर पड़ा। जापान की असली कहानी लगभग आज से 170 साल पहले 1868 में ही शुरू हो गई थी, जब जापान में मेजी एम्परर का शासन आया था। मेजी बहुत ही मॉडर्न और विजनरी लीडर थे और ये मेजी ही थे जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग जापान की नींव रखी। दरअसल 1816 के दौरान सिल्क और जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग थी वो काफी पॉपुलर और हाई डिमांड प्रोडक्ट था और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का यूरोप की इनिशियल डेवलपमेंट में भी काफी बड़ा योगदान था। A textiles boomtown. Population explodes from 200 in 1820. तो मेजी ने सबसे पहला काम सिल्क और टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग पर ही किया। उन्होंने जापान में होने वाले टेक्सटाइल इंपोर्ट को कम करने के लिए जापान के अंदर ही उसका प्रोडक्शन और उसकी जो प्रोसेसिंग थी वो स्टार्ट कर दी और इसके लिए उन्होंने मशीनों को यूरोप से ही इंपोर्ट किया। देखते ही देखते जापान में सिल्क की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जापान बाहर के देशों को सिल्क एक्सपोर्ट करने लग गया और एक टाइम ऐसा आया कि पूरी दुनिया का 80% सिल्क जापान प्रोड्यूस करता था और इसी वजह से जापान की ब्रिटिश एम्पायर से नजदीकियां भी बढ़ गई थी। सिल्क के साथ ही जापान ने कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी ज्यादा ध्यान दिया, जिसका अंदाजा आप इस ग्राफ को देखकर लगा सकते हैं। 1868 के टाइम पर जापान सारा का सारा कॉटन इंपोर्ट करता था, लेकिन मेजी के टेक्सटाइल को प्रमोट करने के बाद कॉटन का जापान में प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ा और एक्सपोर्ट भी। इससे जापान की इकोनॉमी को काफी फायदा हुआ। पर मेजी को पता था कि सिर्फ सिल्क और कॉटन पर ध्यान देने से जापान एक ग्रेट एम्पायर नहीं बन सकता, इसलिए उन्होंने इसके अलावा भी बाकी चीजों पर काम करना शुरू किया। सबसे पहला काम मेजी ने जापान में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके किया। पूरे जापान में रेलवे लाइंस और रोड्स को बनाया गया और बंदरगाहों से जोड़ा गया ताकि सामान के लाने ले जाने में आसानी हो और जापान की ग्रोथ में कोई रुकावट ना आए। पर ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी काम का नहीं था बिना प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम के, और ये मेजी एम्परर को भी अच्छे से पता था। इसलिए उन्होंने पूरे जापान में टेलीग्राफ की लाइंस बिछाई, जिससे जापान के अंदर जो कम्युनिकेशन था वो काफी फास्ट हो सके और इसका फायदा वहां के बिजनेसमैन उठा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के तैयार होने के बाद अब बारी थी इंडस्ट्री सेटअप करके प्रोडक्शन स्टार्ट करने की। बट यहाँ भी मेजी को एक प्रॉब्लम आई। उनको ये पता था कि गवर्नमेंट सारा का सारा काम खुद से नहीं कर सकती, तो उन्होंने जापान में प्राइवेट कंपनीज को ये करने के लिए सपोर्ट और इंकरेज किया। ये प्राइवेट कंपनीज जापान की गवर्नमेंट की सपोर्ट से काफी तेजी से ग्रो हुई और पूरे जापान में काफी बड़े बिजनेस ग्रुप की तरह उभरने लगी, जिनको बाद में जाकर जायबात्सु कहा गया। लेकिन इन सब के बाद भी जापान को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। दरअसल जापान में इससे पहले प्राइवेट कंपनीज टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं था, जिस वजह से प्राइवेट कंपनीज के बाद बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए।
इसी कारण से वो प्राइवेट कंपनीज बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी। पर यहाँ उनकी मदद करी मेजी गवर्नमेंट ने। मेजी गवर्नमेंट ने खुद से हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कोल, शिप बिल्डिंग, माइनिंग, इन सारी इंडस्ट्रीज में हेवीली इन्वेस्ट करना शुरू किया और इसके साथ ही उन्होंने अपने देश में एक बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत भी करी ताकि वो अपने पूरे देश की सेविंग्स को उसमें जमा कर सके और उस कैपिटल को अपने देश की फर्दर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर सके। साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम का एक और फायदा ये भी था कि मेजी गवर्नमेंट पूरे जापान की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकती थी। पर सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े बड़े आइडियाज और इतना ज्यादा एग्जीक्यूशन करने का जापान को एकदम से आइडिया कैसे आया और ये सब जापान इतनी आसानी से करने में सफल कैसे हो गया, क्योंकि इतनी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करना और इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स को लेना किसी नए आदमी के बस की बात बिल्कुल नहीं है। और जापान की खुद की ऐसी हिस्ट्री भी नहीं थी कि जापान पहले से ये सारी चीजें करता आ रहा था। जापान में ये सारे चेंजेस हिस्ट्री में पहली बार हो रहे थे। तो आखिर जापान को ये सारी चीजें करने के आइडियाज और ये स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की नॉलेज कहां से आ रही थी? दरअसल 1871 में मेजी गवर्नमेंट ने जापान में एक मिशन की शुरुआत करी जिसका नाम था इवाकुरा मिशन और ये मिशन जापान की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन था और इसी मिशन की वजह से जापान इतनी आसानी से अपने देश में इतने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर पा रहा था। दरअसल इवाकुरा मिशन के अंदर जापान की गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स को अमेरिका और यूरोप घूमने के लिए भेज दिया। घूमने के लिए नहीं बल्कि वहाँ के डेवलपमेंट को, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और वहाँ के सिस्टम को समझने के लिए। इस मिशन में जापान के अधिकारी 12 देशों के 120 शहरों में गए, वहाँ के डेवलपमेंट को देखा और जापान वापस आकर इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में मदद करी। इसका एक उदाहरण अगर आपको दूं तो 1871 में ये मिशन शुरू हुआ और 1877 में बैंक ऑफ जापान बना जो कि यूरोप के बैंकिंग सिस्टम से ही इंस्पायर्ड था। पर आखिर सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोगों को किसी दूसरे देश में कुछ महीनों के लिए भेजकर कितना ही ज्यादा सीखा जा सकता है, इसकी कोई ना कोई लिमिटेशन है और अगर जापान को इस चीज को बार बार करना है तो इस पर काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। पर मेजी एम्पायर ने इस चीज का एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। उन्होंने अपने देश से ऑफिशियल्स को यूरोप भेजने के बजाय यूरोप से ही जो एक्सपर्ट्स थे उनको अपने देश बुलाया, उनको बहुत ज्यादा सैलरीज पे करी और उनको उनके डिफरेंट फील्ड के हिसाब से अपनी मिनिस्ट्रीज में अपॉइंट किया और उनकी गाइडेंस में काम करने लग गए, जिस वजह से काफी ज्यादा टाइम बचा और उनको बेस्ट गाइडेंस और एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता लग पाया। इन सब चीजों की वजह से जापान एशिया में उभरता हुआ देश बन गया जो कि अमेरिका और यूरोप से काफी ज्यादा प्रभावित था। तो इसी वजह से जापान भी दूसरे देशों की टेरिटरी में कब्जा करना चाहता था और अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाना चाहता था, जिस वजह से जापान ने दूसरे देशों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले उसने 1894 में साइनो जापानीज वॉर करी चाइना के साथ। उसके बाद उसने 1904 में रूसो जापानीज वॉर करी रशिया के साथ और इसके बाद 1910 में उसने कोरियन जापानीज वॉर करी कोरिया के साथ। और इन सारी की सारी वॉर्स में जीतकर जापान ने अपनी टेरिटरी को इतना ज्यादा बड़ा कर लिया था। अब इन वॉर्स में लड़ने की और जीतने की वजह से और नई एक्सपेंडेड टेरिटरी की वजह से जापान की जो मिलिट्री पावर थी ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। बट इसके सिर्फ कुछ सालों बाद ही वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया, जहाँ पूरा का पूरा यूरोप आपस में लड़ने लग गया। वैसे तो कहने के लिए जापान भी वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल था, पर उसने कोई एक्टिव वॉर नहीं लड़ी, बल्कि उसने वर्ल्ड वॉर 1 से काफी ज्यादा फायदा उठाया। जापान ने एलाइड फोर्सेस को वॉर इक्विपमेंट सप्लाई किए, जिस वजह से जापान में जो वॉर इक्विपमेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें काफी ज्यादा बूम आया और जापान की इकोनॉमी भी ग्रो हुई। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से जापान की जो इकोनॉमी थी वो 50% से इंक्रीज हुई और जापान के जो एक्सपोर्ट थे वो 300% से इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से जापान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैक्ट्रीज में काम करने के लिए बुलाया गया और जितने भी फैक्ट्रीज किसी और काम में लगी थी जैसे सिल्क और टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग में, उनको भी बदलकर वॉर इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया गया। पर फिर 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ही जापान की जो इंडस्ट्री थी उसमें बूम आया था, तो इस वॉर के खत्म होने का जापान पर एक नेगेटिव असर पड़ा, जिस वजह से जो जापान के प्रोडक्ट्स की डिमांड थी वो एकदम से गिर गई, जिस वजह से जापान की इंडस्ट्रीज ने काफी ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। और क्योंकि जापान ने और इंडस्ट्रीज को भी वॉर मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज कर लिया था तो वो भी आउट ऑफ बिजनेस हो गई, जिस वजह से जापान में काफी ज्यादा लेबर प्रोटेस्ट होने लग गए। और जापान की बदकिस्मती से 1918 में जापान में इन्फ्लेशन और राइस के
के दाम बढ़ने से वहाँ राइस राइट्स भी हुए और इन सारे कारणों की वजह से जापान में काफी ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई और जापान में एक बहुत बड़ा बैंकिंग क्राइसिस आया जहां जापान के 25% बैंक बंद हो गए और जापान की जो ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा स्लो हो गई। ये सारी दिक्कतें चल ही रही थी कि जापान के लिए तभी एक और बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है जो था वर्ल्ड वॉर 2। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है, पर इस बार जापान एलाइड पावर्स के खिलाफ लड़ रहा होता है क्योंकि उसको अपनी फॉरेन टेरिटरीज को सेव और ज्यादा एक्सपेंड करना था, जो कि वो ब्रिटिश एम्पायर और अमेरिकन एम्पायर से लड़े बिना नहीं कर सकता था, जिस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 में जापान उनके खिलाफ लड़ने लग गया। पर जापान वर्ल्ड वॉर 2 में एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। 7 दिसंबर 1941 को जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। इसमें जापान के 350 बॉम्बर्स पर्ल हार्बर पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं, जिससे अमेरिका के 4 बैटलशिप्स, 3 डिस्ट्रॉयर, 180 एरोप्लेन, 3 एयरक्राफ्ट और 3400 से ज्यादा आर्मी सोल्जर्स मारे जाते हैं। इस एक इंसिडेंट के बाद जापान और अमेरिका डायरेक्टली आमने सामने आ गए थे और अमेरिका पूरी तरीके से जापान को बर्बाद कर देना चाहता था और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत जापान को हराने में लगा दी, जिस वजह से जापान पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। पर फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार मारने को तैयार नहीं था। पर फिर आता है वो दिन जिसने वॉर्स की पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान के हिरोशिमा में एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसमें 1,40,000 लोग पलक झपकते ही मर जाते हैं। और सिर्फ कुछ दिन बाद ही एक और न्यूक्लियर अटैक कर देता है नागासाकी पर, जहां 80,000 लोग मारे जाते हैं। और पहले से बर्बाद हो चुके जापान के लिए ये 2 न्यूक्लियर अटैक सहन करना काफी ज्यादा मुश्किल था, जिस वजह से उसने सरेंडर कर दिया। इस वॉर की वजह से जापान काफी ज्यादा पीछे चले जाता है। जापान की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो जाती है। जापान की सारी इंडस्ट्रीज और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो जाता है। जापान के 25 लाख सोल्जर और 10 लाख आम लोग मारे जाते हैं और जापान को उसकी फॉरेन टेरिटरीज से भी वापस आने के लिए कहा जाता है और उन फॉरेन टेरिटरीज से 60 लाख से ज्यादा लोगों को मेन जापान में वापस लाया जाता है, जिस वजह से जापान पर एकदम से काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और पूरे के पूरे जापान में भूखमरी फैलने लगती है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जापान आता है अमेरिका के कंट्रोल में। शुरुआत में अमेरिका का एक ही गोल था कि जापान को इतना कमजोर कर देना कि जापान फिर से कभी लड़ने लायक न रहे। वो जापान की पूरी आर्मी को बंद कर देता है। वॉर के दौरान जो भी बड़े बिजनेसेस ने वॉर इक्विपमेंट्स बनाए थे वो उन सभी को बंद कर देता है और जाइबात्सु यानी जापान के बड़े बिजनेस ग्रुप्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है ताकि कोई भी मेजर पावर ना बच सके। और इन सारी स्टेप से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि वॉर के बाद अमेरिका का जापान को ग्रो करने का कोई इंटेंशन नहीं था। पर फिर एक ऐसा इंसिडेंट आता है जिसके बाद अमेरिका खुद जापान की मदद करता है एक डेवलप्ड नेशन बनने में। दरअसल 1950 में एक वॉर शुरू हो जाती है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, जिसमें नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा होता है रशिया और साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा होता है अमेरिका। बट अमेरिका के लिए साउथ कोरिया को सपोर्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि साउथ कोरिया लोकेशन में काफी दूर था। यहाँ पर अमेरिका की मदद करता है जापान। अमेरिका जापान को थोड़ी फ्रीडम देता है ताकि वो वॉर इक्विपमेंट्स को फिर से मैन्युफैक्चर कर सके और जो अमेरिकन सोल्जर साउथ कोरिया में और जापान में थे उनको भी नेसेसरी सप्लाईज कर सके। कोरियन वॉर का जापान की इकोनॉमी पर कितना ज्यादा असर पड़ा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तब के प्राइम मिनिस्टर ने इस वॉर को एक डिवाइन एड कहा था और कहा था कि ये गॉड का गिफ्ट है जापान के लिए। अब इसके बाद कोरियन वॉर तो खत्म हो जाती है पर अमेरिका के लिए जापान की अहमियत और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसका
पहला कारण था कोल्ड वॉर का शुरू होना, जो कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच थी, जहां अमेरिका को जापान की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। और इसका दूसरा कारण था फैलते हुए कम्युनिज्म को रोकना, क्योंकि ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म काफी तेजी से फैल रहा था, जिस वजह से इस लोकेशन में अमेरिका को अपना एक स्ट्रॉन्ग एलाई चाहिए था, जिससे वो इस एरिया में अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। और यहीं से शुरू हुआ जापान का वो दौर जो जापान को एक डेवलप्ड और हाई टेक्नोलॉजी वाला देश बना देता है। 1952 में जापान को अमेरिका के मिलिट्री ऑक्यूपेशन से आजादी मिल जाती है और जापान को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाती है अपने देश को अपने हिसाब से चलाने की। पर अमेरिका जापान को उसकी खुद की आर्मी बनाने की फ्रीडम नहीं देता, पर इसके बदले वो जापान को सिक्योरिटी असिस्टेंट प्रोवाइड करता है और अपने अमेरिकन सोल्जर से जापान को सिक्योर करने का प्रॉमिस करता है। अब वैसे तो ऊपर से देखने में ये डिसीजन जापान के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव लग रहा था, बट एक्चुअल में इस डिसीजन ने जापान को काफी ज्यादा मदद करी। दरअसल आर्मी और मिलिट्री को मेंटेन करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, पर जापान के लिए एक्सपेंस जीरो हो गया था, क्योंकि जापान को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था अमेरिका। तो जापान ने इस बचे हुए पैसे को अपने इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के रीडेवलपमेंट में लगा दिया। जापान ने आजादी के बाद सबसे पहला काम किया प्राइवेट बिजनेसेस को सपोर्ट करने का, पर अमेरिका ने जापान के जाइबात्सु ग्रुप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था। तो जापान ने इन छोटे छोटे बिजनेसेस को पुश किया जो कि अपनी अपनी इंडस्ट्री में लीडर्स थे। जापान ने इन छोटे छोटे बिजनेसेस को इजीली कैपिटल प्रोवाइड किया ताकि वो काफी तेजी से ग्रो हो सके और साथ साथ जापान को भी ग्रो कर सके। इसके साथ ही जापान ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री को सेटअप करा, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड थी जापान को एक एक्सपोर्ट पावर हाउस बनाने में, और इसका जापान को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। जहां जापान 1960 में सिर्फ $4 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था, वहीं ये बढ़कर 1980 में $150 बिलियन के एक्सपोर्ट तक पहुंच जाता है। जापान में इन छोटे छोटे बिजनेसेस को, जिनको कायात्सु कहा जाता है, उनको सपोर्ट करने की वजह से कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में फिनोमिनल ग्रोथ आई। जैसे 1960 से 70 के बीच में जापान का आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन 7 गुना से बढ़ा। जापान की शिप बिल्डिंग, मेटल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग और जापान की मोटरसाइकिल का जो प्रोडक्शन था वो 5 गुना से बढ़ा, और जापान की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 4 गुना बढ़ी। वैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जापान वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से ही काफी आगे था। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जापान की ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनीज 1915 के बाद ही स्टार्ट हुई, जो कि आज तक भी मार्केट लीडर है। और इसके बाद 1970 आते आते जापान पूरी दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर और सीमेंट प्रोड्यूसर बन गया था। पर इसी बीच जापान ने उन नई इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना शुरू किया जिनकी वजह से आज जापान इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल जायंट है और टेक्नोलॉजी में और देशों से इतना आगे है। 1950 के बाद ग्लोबली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज होने लगी, तो जापान ने इस मार्केट में भी नई कंपनीज को सपोर्ट किया, जिस वजह से जापान में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी कंपनीज उभरी, जिसका अंदाजा आप आज अपने आसपास देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे आसपास उन्हीं में से बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। और वैसे मैं ये वीडियो भी एक जापानीज कंपनी के ही कैमरे से शुरू कर रहा हूँ, जो कि उसी दौरान स्टार्ट हुई थी। जापान के इस पोस्ट वर्ल्ड वॉर ग्रोथ में जापान के फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हयातो आइकिडा का भी काफी ज्यादा योगदान था। उन्होंने जापान के लिए 1965 में एक इनकम डबलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने ये गोल सेट किया कि आने वाले 10 सालों में वो जापान की टोटल इनकम को 2x कर देंगे। पर इस गोल को अचीव करने के लिए जापान को अगले 10 सालों तक हर साल 7.2% की जीडीपी ग्रोथ को अचीव करना पड़ता, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा टफ है। पर जापान ने ये मिरेकल अचीव किया, और वो भी 10 सालों में नहीं बल्कि सिर्फ 7 सालों में, जहां जापान हर साल 10% से भी ज्यादा की ग्रोथ रेट से ग्रो हुआ। इतनी ग्रोथ रेट में ग्रो होना आज तक भी किसी भी कंट्री के लिए एक सपने जैसा है, क्योंकि आज तक ये ग्रोथ रेट कोई भी और देश रेप्लिकेट नहीं कर पाया है। इसकी वजह से जापान को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ। जापान की जो जीडीपी 1965 में $91 बिलियन थी, वो 1980 में बढ़कर $1 ट्रिलियन हो गई, जिससे जापान अमेरिका के बाद पूरी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और इलेक्ट्रॉनिक, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्रीज में मार्केट लीडर भी बन गया। पर ये सारा ग्रोथ और ये सारी अचीवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती अगर ये एक फैक्टर और ये एक चीज ना हुई होती, जो कि था जापान को अमेरिका का अनकंडीशनल सपोर्ट। अमेरिका के सपोर्ट के बिना जापान को ये ग्रोथ अचीव करने में 3 से 4 गुना ज्यादा समय लगता, क्योंकि अमेरिका ने जापान को हर तरीके से मदद किया, फिर चाहे वो कैपिटल को सस्ते रेट में प्रोवाइड करना हो, अमेरिकन टेक्नोलॉजी का एक्सेस देना हो, और अमेरिकन मार्केट्स में जापानीज कंपनीज को प्रोडक्ट बेचने की आजादी देना हो। अमेरिका जापान को कितना ज्यादा सपोर्ट करता था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां 1970 में अमेरिका में जापान की ऑटोमोबाइल कंपनीज का
जिसका मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ 5% था, वहीं ये मार्केट शेयर 1990 में इंक्रीज होकर 28% हो गया था। और अमेरिका जापान ट्रेड के पीक पर अमेरिका के टोटल ट्रेड डेफिसिट का 42% सिर्फ और सिर्फ जापान कंट्रीब्यूट करता था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। वैसे इसी बीच जापान 1964 में OECD कंट्रीज के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और ईस्ट एशिया का पहला डेवलप्ड नेशन बन जाता है। तो गाइस ये थी स्टोरी जापान की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट करना और शेयर जरूर करना। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।